शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज दो प्रमुख एडिटोरियल्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ द हिंदू की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये एडिटोरियल क्लाइमेट चेंज और फूड इनसिक्योरिटी को लेकर के हैं। क्लाइमेट चेंज के चलते चलते हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। आज के समय में ऐसा हो गया है, यदि कोई एक किसान की बात करें, उसके पास में 2.5 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, क्योंकि हमारे देश के जो ज़्यादातर किसान लोग हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल किसान की कैटेगरी में ही आते हैं। किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 2.5 एकड़ है, किसी के पास 3 एकड़ है। यदि किसी के पास 2.5 एकड़ ज़मीन है, इस एरिया में एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, वो पहले 10 बोरी यूरिया या फिर डीएपी डाला करता था। आज के समय में यदि उसको उतना ही प्रोडक्शन लेना है तो उसको कम से भी कम 20 बोरी यूरिया डीएपी डालना पड़ रहा है। तो ये चेंजेस आए हैं आज की मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक को अपनाने के चलते चलते। अभी नॉर्मली जिस हिसाब से खेती का काम किया जा रहा है उसमें बहुत सारे चेंजेस हम ला सकते हैं, जिससे आने वाली जो युवा पीढ़ी है, भारत की जो जनसंख्या है, बढ़ती हुई आबादी है, उसको खाना अवेलेबल हम करा सकें। यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में फोकस किया जाता है, एक तो क्लाइमेट चेंज और दूसरा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया जाता है। फूड सिक्योरिटी, जिसको हिंदी में हम खाद्य सुरक्षा बोलते हैं। देखिए, फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है सरकार को फूड की सिक्योरिटी करना पड़ेगा, फूड को सिक्योर करना पड़ेगा गरीब लोगों के लिए, ताकि लोगों को जो अनाज है, अन्न है, आसानी से सस्ते दाम में और क्वालिटी वाली चीज़ अवेलेबल हो सके। इस चीज़ को हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी या फिर खाद्य सुरक्षा। यदि हमें 250 शब्दों में निबंध लिखने के लिए आएगा तो उसकी लाइनें क्या रहेंगी? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हैज़ द पोटेंशियल टू एश्योर फूड सिक्योरिटी, एम्पावर फार्मर्स एंड प्रोटेक्ट आवर डेलिकेट इकोसिस्टम। मेनली जो क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा, जिसके ऊपर हमें 250 शब्दों में अपना आंसर देना है, वो ऐसा रहेगा, यदि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर किसान लोग अपनाते हैं तो इससे फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी। दूसरे नंबर की बात यह है, हमारे जो किसान हैं, किसान मजबूत होंगे। उनकी मजबूती आमदनी के तौर पर हो सकती है, उनके हेल्थ के तौर पर हो सकती है, पर्यावरण के हेल्थ के तौर पर हो सकती है। 3 चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा, एक तो फूड सिक्योरिटी है, दूसरा किसानों की इनकम को लेकर के है, तीसरा हमारे इकोसिस्टम को लेकर के है। इसके लिए हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अपनाना है, और यदि आप ऐसा करते हैं तो 3 फ़ायदे होने वाले हैं। फूड सिक्योरिटी, दूसरा इकोसिस्टम को हम सेव कर सकते हैं, हमारे पर्यावरण को बचाएंगे, मिट्टी को बचाएंगे, मिट्टी की हेल्थ बनी रहेगी, और किसानों की जो इनकम है वो भी बढ़ती रहेगी। वहीं यदि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू की बात करें, जहां पर दुनिया, इंसान लोग फेस कर रहे हैं 21वीं सेंचुरी में, वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहले नंबर की चीज़ है क्लाइमेट चेंज और दूसरी है फूड इनसिक्योरिटी। क्लाइमेट चेंज के चलते चलते आज के समय में आप देखेंगे, जिस समय में बारिश नहीं होना चाहिए उस समय में बारिश होती है, ठंड जितनी पड़ती थी उतनी ठंड नहीं पड़ रही है, गर्मी जितनी पड़ती थी उससे कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, साइक्लोन की जो तीव्रता है, साइक्लोन जो रिपोर्ट हो रहे थे पहले, वो और भी ज़्यादा रिपोर्ट होने लगे हैं, बार बार साइक्लोन आना चालू हो गए हैं। ज्वालामुखी का फटना, भूमि का सरकना, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हैं, जिसके चलते चलते क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। दूसरा है फूड इनसिक्योरिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के चुनावी भाषण में बोला था कि आने वाले 5 साल के लिए हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर रहे हैं। तो 5 साल के लिए आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, और आने वाले 5 साल में भारत जो है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरे नंबर में आप पहुंच जाएंगे।
अब हमारी जीडीपी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इसके बावजूद भी हमारे देश में लोग गरीबी, भुखमरी, कुपोषण का शिकार हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सरकार ने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर दिया है आने वाले 5 साल के लिए। क्लाइमेट चेंज के चलते चलते बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही, जैसे कि हीट वेव हमको देखने को मिलता है, फ्लैश फ्लड हो रहे हैं, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं साइक्लोन आ रहे हैं। इसके साथ साथ इनका सीधा सीधा असर हमारे जीवन से और हमारी जीविका के ऊपर पड़ता है, रोजी रोटी के ऊपर पड़ता है। विश्व का पूरे ग्लोब के मानचित्र को आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया कौन सा है, इसके अलावा फूड सिक्योरिटी की समस्या के ऊपर आगे चर्चा करी जाती है। वर्ल्ड का जो साउदर्न कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है, ये सबसे ज़्यादा सीवियर डॉट को एक्सपीरियंस कर रहा है क्लाइमेट चेंज के चलते चलते। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस के ऊपर। इसके साथ साथ फार्मर की जो इनकम है वो भी प्रभावित होती है। पॉपुलेशन एक्सपांसन हो रहा है एंड हमारी जो डाइटरी है वो भी चेंजेस हो रही हैं, जिसके चलते चलते फूड की जो डिमांड है आने वाले समय में बढ़ते जाएगी। इसके बाद द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट ऑन फार्म आउटपुट ओनली एड टू द डिफ़िकल्टी। इसके बाद किसान लोग खेतों में जो इनपुट यूज़ कर रहे हैं वो भी आउटपुट को प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर भी ये समस्या पैदा हो रही है। खाद्य सुरक्षा के बारे में बात करें तो क्लाइमेट चेंज का जो असर है सीधे सीधे ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस में हम देख रहे हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस को यदि किसान अपनाते हैं तो उससे उनका जो प्रोडक्शन है वो डाउन होते जा रहा है। आज के समय में यदि मैं खुद अपने गांव की खेती किसानी की बात करूं तो पिछले 10 से लेकर के 15 साल के अंतर में हमारे यहाँ पर सबसे पहले सोयाबीन बोया जाता था। ठीक है, बारिश के टाइम में, खरीफ के टाइम में आप देखेंगे सोयाबीन बोते थे, धान होती थी, इसके अलावा उड़द बोल दिए। ठीक है, उड़द हो गया, मूंग हो गया, ये बारिश के टाइम में ये सारी चीज़ें लगाई जाती थी। आज के समय में सोयाबीन नहीं हो रहा है, उड़द बंद कर दिए हैं, मूंग बंद कर दिए हैं, केवल और केवल धान। आज के समय में धान भी ऐसा है कि कभी मार खा जा रही है, कुछ हो जा रहा है तो धान को भी कम कर दिए हैं। अब मक्का चालू किए हैं, मक्का लगाना किसानों ने चालू कर दिए हैं बारिश के समय में। वहीं यदि हम बात करें ठंडी के मौसम में बोई जाने वाली फसलें, रबी की फसलों की बात करूं तो पहले हम गेहूं लगाते थे। गेहूं के साथ साथ में चना, बटरा, ठीक है, मूंगफली, ये सारी चीज़ें भी लगाई जाती थी। आज के समय में वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। इन सारी चीज़ों का मतलब ये है, पहले फसल चक्रण को अपनाया जाता था, पहले पानी का साधन नहीं हुआ करता था, प्राकृतिक रूप से, नेचुरली रूप से जो बारिश होती थी उसी में ही सारी चीज़ें अपने आप उग जाती थी। लेकिन आज के समय में नहरें आ गई हैं, सिंचाई की सुविधाएं हो गई हैं, जिसके चलते चलते आप देखेंगे लोग कौन सी फसलें उगा रहे हैं जिनसे उनकी इनकम हो। ठीक है, खाने पीने में जिसको यूज़ कर सकें, उनको ख़रीदना ना पड़े, ऐसी फसलें आज के समय में उगाई जा रही हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज ने पूरी तस्वीर को ही बदल दिया है। कभी तेज़ पानी गिर जाएगा, कभी खड़ी फसल तेज़ हवा से गिर जाती, कभी ओला, कभी तुषार, ठीक है, कभी पानी की कमी। ऐसी चीज़ों को किसान लोग कंटिन्यू फेस करते जा रहे हैं। कुल मिलाकर के किसानों की ज़रूरत है, भारत को ज़रूरत है कि आप हॉलिस्टिक स्ट्रेटजी अपनाइए। हॉलिस्टिक का मतलब होता है समग्र अप्रोच। क्लाइमेट चेंज में 2 प्रकार के चैलेंजेस आप देखते हैं, एक है एडाप्शन को लेकर के और दूसरा है मिटिगेशन को लेकर के। एंड द प्रेसिंग नीड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू राइज बाई 60% बाई 2050 इन ऑर्डर टू फुलफिल फूड डिमांड। आने वाले समय में 2050 तक भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, पेट पालने के लिए हमको प्रोडक्शन 60% बढ़ाना पड़ेगा, तब जा कर के ही हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शंस बच जाते हैं। अब
एक वाइबल ऑप्शन है हमारे पास में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का। हर जगह सी ऐसे ही आने वाला है इस एडिटोरियल में। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये हमें एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 में कहा था, यदि आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अपनाते हैं, इससे हमारा जो फूड है और एग्रीकल्चर सिस्टम है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी को आप इंश्योर कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के चलते चलते। स्मार्ट, क्या नाम है, मैं बार बार भूल जाता हूँ, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इसके 3 पिलर हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि पहले नंबर में तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को हमको बढ़ाना है सस्टेनेबल तरीके से, किसानों की इनकम को बढ़ाना। दूसरा है क्लाइमेट चेंज को कृषि सोख सके, एब्जॉर्ब कर सके क्लाइमेट चेंज के असर को, हमें ऐसे कुछ प्रयास करना है। तीसरे नंबर का पिलर करता है कि हमें जो है रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। तो इसके 3 पिलर सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहले नंबर का जो पिलर है वो बोलता है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, इससे किसानों की इनकम बढ़ेगी। दूसरा कहता है कि क्लाइमेट चेंज के असर को आप कैसे करके कम कर सकते हैं, रेजिलेंस ला सकते हैं, एडाप्शन कर सकते हैं। और तीसरे नंबर की बात बोलता है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को हमको कम करना है एग्रीकल्चर के चलते चलते जो आप GHG एमिशन कर रहे हैं। वहीं यदि हम क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस के कुछ डायमेंशन की बात करें तो वाटर स्मार्ट, वेदर स्मार्ट, एनर्जी स्मार्ट, कार्बन स्मार्ट प्रैक्टिस को हमें एग्रीकल्चर में अपनाने की ज़रूरत है। इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ में लैंड का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल हेल्थ जो ख़राब हो रही है, उसको आप रोक सकते हैं। आज के समय में खेत में क्या होता है, किसान लोग पानी जब देते हैं, हमारे गांव की बात यदि मैं खुद करूं, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि ये नहर गई है, अब नहर के किनारे ये खेत लगा हुआ है, इस प्रकार से ये खेत लगा हुआ है, और भी खेत बने हुए हैं, ये खेत की मेड़ हो गई। यहाँ पर पंप लगा दिए हैं और पंप को डाल दिए हैं, पंप की वो उसको फुटबॉल को डाल दिए हैं कहाँ पर, नहर के भीतर। यहाँ से पंप से आप पानी खींच रहे हैं, ये पाइप लगा दिए, और फिर पाइप से पूरे खेत में ऐसी नाली बनाते जा रहे हैं, इधर से उधर पूरे पानी को बहाते जाते हैं, खेत में पूरा रेला का रेला चला देते हैं। इससे पानी का वेस्टेज होता है। इसके साथ ही साथ में जितना पानी चाहिए उससे कहीं अधिक पानी आप दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, मिट्टी का जो क्षारीयपन है, खारापन है, वो बढ़ते जाता है, और इससे मिट्टी लवड़ी हो जाती है और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे जो पौधे रहते हैं पानी के बहाव में बह जाते हैं, इससे उसका भी नुकसान हो रहा है। वहीं यदि हम बात करें क्लाइमेट चेंज का फ्यूचर इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है एंड कौन कौन से चेंजेस हम चाहते हैं, तो यहाँ पर एक सब्सटेंशियल वर्ड यूज़ किया गया है। सब्सटेंशियल का मतलब होता है काफ़ी, पर्याप्त, संतोषजनक। क्लाइमेट चेंज का जो फ्यूचर इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने वाला है, पर्याप्त मात्रा में होने वाला, कम वम नहीं होने वाला है। भारत की बात करें, हमारे यहाँ पर जो क्रॉप यील्ड है, फसल की जो पैदावार है, उसकी पैदावार की जो क्षमता है, उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज के चलते चलते। 2010 से 2039 के बीच में ये 9% रहेगा। मैक्सिमम की बात यहाँ पर करी जा रही है कि प्रोडक्शन में 9% की गिरावट आएगी। अब यदि इस चीज़ से आपको लड़ाई लड़ना है, क्लाइमेट चेंज से आपको लड़ाई लड़ना है एंड सस्टेनेबली आप बूस्ट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर आउटपुट को, रेवेन्यू को, इसके लिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हमें कुछ रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर रेडिकल वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है आमूलचूल बहुत परिवर्तन हमें लाना पड़ेगा। इसके बाद व्यापक स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें,
जिसने टारगेट रखा है कि हम हंगर को ख़त्म करेंगे, भूखमरी को ख़त्म करेंगे, इसके अलावा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को बढ़ावा देंगे। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर्स के फाउंडेशन की बात करें तो इसका फाउंडेशन कहता है कि हम इन 2 गोलों को अचीव करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हुए, रूरल डेवलपमेंट करते हुए। फिर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आया है, जो कि जोर देता है कि हमें जो है क्लाइमेट रेजिलेंस एग्रीकल्चर अपनाने की ज़रूरत है इंडिया में, और ये कुछ एडाप्शन के मेजर बताए गए हैं। कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं भारत सरकार की तरफ से, जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, तो इसका यूज़ किया जा रहा है जिससे जो महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट होते हैं इनको मैनेज कर सकें हम एग्रीकल्चर मेथड में। कौन कौन से प्रयास किए गए हैं इसको आप देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गया। इसके बाद क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का जो फाउंडेशन रहा है वो कहता है कि भाई हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपनाना है, रूरल डेवलपमेंट करना है। तीसरे नंबर पे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आए हैं, जो कि क्लाइमेट रेजिलेंस एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करते हैं। चौथे नंबर में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चलाई गई है। इससे किसानों को पता चल जाता है कि मेरे खेत की जो मिट्टी है उसमें मुझे क्या डालना है, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे वही डालना है। ऐसा नहीं है कि मैं ये भी डाल दूँ वो भी डाल दूँ बोरी उठा उठा करके। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी सपोर्ट एफर्ट्स की, मतलब कुल मिलाकर के CSA का रोल क्या है। इसके अलावा यदि आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अपनाते हैं तो इससे इसके अंतर्गत कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। CSA की वैल्यू की बात करें, CSA मिनिमाइज करता है, एडजस्ट करता है टू द अफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज का असर पड़ रहा है उसको कम करता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, एंड एडजस्ट कर देता है इसके इफ़ेक्ट को। इसी के चलते चलते वाइडली ये एक्नॉलेज किया गया है कि भाई ग्लोबल स्केल में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अपनाना चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पर वर्ल्ड वाइड हमको देखते हैं कि कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर एफर्ट किए जा रहे हैं। इस प्रकार के जो प्रयास हैं जिसके माध्यम से हम क्रिएट कर रहे हैं एग्रीकल्चर सिस्टम को दैट आर बोथ रेजिलेंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। एग्रीकल्चर में कैसे भी परिवर्तन करिए, लेकिन ये परिवर्तन होना चाहिए क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने वाला, सोखने वाला, और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता हो। एग्जाम्पल के तौर पर एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट करना। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या है, नोजल लगा कर के आप पानी की सिंचाई कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन अपना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वाटर का मैनेजमेंट कर रहे हैं। पौधे को उतना ही पानी दीजिए जितनी की उसको आवश्यकता है, एक्स्ट्रा पानी बहाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इस प्रकार के ये कुछ ठोस एग्जाम्पल हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर्स के आइडिया के, और ये खाली किसी एक देश तक सीमित नहीं है, इनको हर कोई देश अपना सकता है। CSA प्रमोट करता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, बोलता है कि बारिश के समय में आप खाली धान ही धान मत लगाइए, धान के साथ में आप लगा सकते हैं सोयाबीन, आप लगा सकते हैं मक्का, आप लगा सकते हैं उड़द, ये सारी चीज़ों को भी आप लगाने का प्रयास करिए। साथ ही साथ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ये कहता है कि आपको ऐसी फसलें बोना है जो कि सूखा को सह सकें। कुछ ऐसी फसलें भी होती हैं कि आप खाली एक बार बो दीजिए, पानी की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। ऐसे एरिया जो जहाँ पर बर्रा ज़मीन रहती, काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, उस एरिया में मैंने देखा हूँ मक्का बोया जाता है, मूंगफली बोई जाती है, चना बो दिया जाता है, ठीक है। चना, बटरा, मसूर, ये सारी चीज़ें बो देते हैं, दोबारा उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, पानी गिरा तो ठीक, नहीं भी गिरा तो ठीक। ऐसी प्रकार की ये कुछ फसलें रहती हैं। ज्वार, बाजी, रागी, कोदो, कुटकी, मोटे अनाज की खेती आप कर सकते हैं।
इसके बाद बोला जाता है कि जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होता है, इसका महत्व आपको कब दिखाई देता है, जब आपका जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो ज़्यादा मिल रहा है और इसमें इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी हमको देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ में CSA इंक्रीज़ कर देता है रेजिलेंस को। कुल मिलाकर के झटके वगैरह सह सकती है आपकी खेती लॉन्गर टर्म के हिसाब से, जैसे कि शॉर्टर सीजन एंड इरेटिक वेदर पैटर्न, मौसम में बदलाव आ रहा है। इस प्रकार के बदलावों को आपकी फसल सह सकती है यदि आप CSA को अपनाते हैं, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को अपनाते हैं। इसके साथ ही साथ में CSA को इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है आप किसानों को और भी ज़्यादा ऑटोनॉमी देने का काम कर रहे हैं। CSA के चलते चलते काफ़ी सारा ड्रामेटिक चेंजेस देखने को मिलता है फार्मिंग कम्युनिटीज़ में, इकोनॉमिक हो चाहे वो सोशल स्ट्रक्चर हो। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाता है इंफॉर्मेशन को अबाउट एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्लाइमेट रेजिलेंस मेथड। आपको मौसम की जानकारी दे दी जाएगी, आपको बोला जाएगा क्लाइमेट रेजिलेंस मेथड ऐसी ऐसी है, ऐसे ऐसे करके आपको खेती किसानी करना है। CSA की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ते ही जा रहा है। इसके अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का काम भी किया जाता है एंड CSA जो है इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच को अपनाता है एंड अलग अलग किस्म की क्रॉप वैरायटी बोई जाती हैं। इससे जो हमारा क्रॉप वाला एरिया है एंड वाइल्ड रीजन्स है ये आपस में बने रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही एक चीज़ की आप खेती किसानी करते जाएं। इस प्रकार का ये जो कोलैबोरेटिव एफर्ट अपनाया जा रहा है, सहयोगात्मक प्रयास जो किया जा रहा है, इससे जो नेटिव प्लांट की स्पीसीज़ हैं वो बनी रहेंगी। जो चीज़ जहाँ उग रही थी उसकी खेती आप करते रहिए। साथ ही साथ जो पॉलिनेटर हैं, पॉलिनेटर की जो संख्या है वो बनी रहती है एंड मिटिगेट किए जाते हैं हैबिटाट डिग्रेडेशन इफ़ेक्ट। आप क्या होता है, प्राकृतिक रूप से किसी का जो घर रहा है, कोई पेड़ पौधे थे, कोई जानवर वहाँ रहते थे, उन चीज़ को कंटिन्यू रखे रहते हैं, उन चीज़ों को वहाँ से हटाया नहीं जाता, उनके आवास को नहीं हटाया जाता। आगे बात हम करते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्या ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है काफ़ी बड़े मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है। सेक्टर्स का जो शेयर है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन का 2018 में वो 17% रहा था। इसलिए CSA का इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि हम चाहते हैं कि GHG ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम रहे और हमारी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड रहे। इसके साथ ही साथ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के माध्यम से आप जो कार्बन स्टोरेज है फार्मलैंड में उसको इन्हेंस कर सकते हैं। फिर बात करी जाती है पेरिस एग्रीमेंट गोल की, जिसके माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को हम रोकेंगे, GHG एमिशन को कम करेंगे। तो डायरेक्टली इसको आप CSA के साथ रिलेट करके देख सकते हैं। इसके माध्यम से एग्रो फॉरेस्ट्री का काम किया जाता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम किया जाता है। 2 एग्जाम्पल माने जाते हैं CSA के कुछ उपायों के, जिससे इंडिया अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को प्राप्त कर सकता है, जो वादे किया है उसको पूरा कर सकता है। CSA हमको कुछ फ्लेक्सिबल नियम कानून प्रोवाइड करता है, ऐसे नियम कानून प्रोवाइड नहीं करता कि मुझे वो चीज़ करना ही है। इसके साथ ही साथ में लोकलाइज्ड रिस्पॉन्सेस की यहाँ पर बात करी जाती है। कुछ अध्ययन किए गए इनके बारे में आप देख सकते हैं कि कुछ डिफरेंट क्लाइमेट स्मार्ट टेक्निक अपनाई जा रही हैं इंडिया में, उनसे हमें डाटा मिला है। उन्होंने इम्प्रूवमेंट लाया है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में एंड मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एंड रिलायबल एंड रिड्यूस GHG एमिशन। इनसे ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन कम हुआ है। साथ ही साथ में एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एंड रिलायबल प्रैक्टिसेस को अपनाया गया है। एक स्टडी आई है नॉर्थ वेस्ट इंडो गैंगटिक प्लेन से, गंगा के मैदानों की बात करें, जहाँ पर गेहूं का जो प्रोडक्शन है बता रहा है कि जो साइट स्पेसिफिक है, नो टिलेज इज़ एडवांटेजियस फॉर फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट। यदि जहाँ पर टिलेज का काम नहीं किया गया है वहाँ पर बोला जा रहा है कि जो फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट है ना वो काफ़ी एडवांटेजियस रहा है।
इससे जो यील्ड है, उत्पादन की क्षमता है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। न्यूट्रिएंट यूसेज एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट के आप सही तरीके से यूज़ कर पाए हैं और इससे ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन भी कम हुआ है। वहीं कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें जिसके माध्यम से सरकार क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस कर रही है, तो जैसे कि नेशनल एडाप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलेंस एग्रीकल्चर, सॉइल हेल्थ मिशन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, बायोटेक किसान है, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज हैं। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिए गए हैं ताकि CSA के ऊपर फोकस कर सकें। साथ ही साथ में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, NGO ऐसे हैं जो कि CSA के साथ में मिल कर के काम कर रहे हैं। यदि CSA को अपनाया जाता है तो फूड सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर, इसके साथ ही साथ हमारे जो इकोसिस्टम है उसको भी हम प्रोटेक्ट करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं ये अफ़गानिस्तान में तालिबान के शासन से रिलेटेड है। मतलब हम तालिबानी लोगों या फिर वहाँ की जो प्रजा है अफ़गानी लोगों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल में देखा जाए पाकिस्तान की तरफ से कुछ डिसीजन लिया गया है कि जो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान अकेले से नहीं, दुनिया के कोई भी व्यक्ति हों जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको हम यहाँ से बाहर करेंगे। अब दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि पाकिस्तान का कहना है कि इसमें हम किसी देश को टारगेट नहीं कर रहे हैं, किसी भाषा धर्म के आधार पर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि यदि किसी के पास में डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको देश निकाला किया जाएगा या फिर डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे, ऐसे कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। दिक्कत वाली बात यह हो गई है कि इलीगल तरीके से रहने वाले लोग, अवैध प्रवासी लोग सबसे ज़्यादा पाकिस्तान आए हैं अफ़गानिस्तान के। अफ़गानिस्तान के लोग ही सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में हैं। अब इससे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है ना वो ख़राब होने वाली है। अफ़गानिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि ऐसा पाकिस्तान करे। अब इसका एक रीज़न ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक संगठन है या फिर आप पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी बोल सकते हैं, संगठन बोल सकते हैं, संस्था बोल सकते हैं, TPP। पाकिस्तान ये सोच रहा था यदि अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन रहा है तो ये क्या काम करेगा, TPP को कंट्रोल करने का काम करेगा, लेकिन अफ़गानिस्तान ने ऐसा नहीं किया। एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है इसके चलते चलते पाकिस्तान नाराज़ है और वो बोल रहा है कि हम ऐसा कदम उठाने वाले हैं। पहला रीज़न ये है। दूसरे नंबर का रीज़न बोला ये जा रहा है कि पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा आज के समय में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं। इसमें देखा गया है ज़्यादातर अफ़गानी नागरिक शामिल हैं, इसलिए भी टारगेट किया जा रहा है कि ऐसे लोगों को सबसे पहले यहाँ से हटाया जाएगा। मतलब फॉरेनर लोग ही आत्महत्या किए हैं, सुसाइड बॉम्बिंग यूज़ किए हैं यहाँ पर हमला करने के लिए। इसलिए भी पाकिस्तान चाहता है कि इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तालिबान के इतिहास की यदि हम बात करें, आज के समय में तालिबान का शासन चल रहा अफ़गानिस्तान में। इससे पहले हमने क्या देखा था कि अमेरिका की सेना वहाँ पर थी और जब तक अमेरिका की सेना रही तब तक वहाँ पर सरकार रही, और जैसे ही अफ़गानिस्तान से अमेरिका की सेना वापस गई है, इसके बाद तुरंत धीरे धीरे आप देखेंगे कि तालिबान का जो शासन है पूरे अफ़गानिस्तान में फैल गया, पूरे एरिया को वो आज के टाइम में कंट्रोल कर रहे हैं। तालिबान जो शब्द है पाश्तो भाषा का शब्द है जिसको हम बोलते हैं छात्र। 1990 के दशक की शुरुआत की बात करें, अफ़गानिस्तान से रसिया के सैनिकों की वापसी के बाद उत्तरी पाकिस्तान में ये ग्रुप उभरा था। ठीक है, तो उत्तरी पाकिस्तान में एक आतंकवादी संगठन उभर करके सामने आया था जिसको बोलते हैं तालिबान। वर्तमान में अफ़गानिस्तान में सक्रिय एक इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक और सैन्य संगठन बन गया है और काफ़ी समय से अफ़गान की राजनीति में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी कर रहा है।
तालिबान बीते 20 सालों से काबुल में अमेरिकी समर्थित सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। वो अफ़गानिस्तान में इस्लाम के सख्त रूप को फिर से लागू करना चाहता, और ये चीज़ हम देख भी रहे हैं। जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन रहा है, स्कूल कॉलेज में लड़कियों की एंट्री या फिर लड़कियों की पढ़ाई लिखाई में काफ़ी सारे पाबंदी लगाई गई हैं। लड़कियों को लड़कियां ही पढ़ाएंगी, पुरुष नहीं पढ़ा सकते हैं, बुर्खा में ही आपको निकलना है। ऐसे बहुत सारी आज़ादी वाली चीज़ें थी जिनको वहाँ पर छीना जा रहा है। वहीं यदि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 3000 लोग मारे गए थे। एक महीना के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम नाम दिया था, हवाई हमला यहाँ पर चालू कर दिया। इसके बाद अफ़गानिस्तान में हम देखते हैं सरकार किस प्रकार से चेंजेस होते रही। ये सारा काम कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। तो हमला के बाद नाटो गठबंधन सैनिकों ने अफ़गानिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया था। कुछ ही टाइम के बाद अमेरिका ने तालिबान के शासन को उखाड़ कर फेंक दिया और अफ़गानिस्तान में अपने हिसाब से उन्होंने सरकार बैठा दिया। अमेरिका बहुत पहले इस टाइम निष्कर्ष में पहुंच गया था कि ये युद्ध अजेय है और शांति वार्ता से ही अपन इसको ख़त्म कर सकते हैं। फिर शांति वार्ता होती जिसको मुरी वार्ता बोलते हैं। 2015 में अमेरिका ने तालिबान और अफ़गान सरकार के बीच में एक बैठक आयोजित करी थी जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने 2015 में करी थी, मुरी जिसको मरी के नाम से भी जाना जाता। फिर दोहा में बातचीत होती है। 2020 में दोहा वार्ता की शुरुआत से पूर्व तालिबान ने ये क्लियर कर दिया था कि वे केवल अमेरिका के साथ डायरेक्ट बातचीत करेंगे, काबुल की सरकार से उनका कोई लेना देना नहीं है। फिर अमेरिका ने बोला था कि 1 मई 2021 तक अफ़गानिस्तान से सभी हमारे सैनिकों को हम वापस ला लेंगे। इसके बाद उन्होंने टाइम पीरियड को और बढ़ा दिया, बोला 11 सितंबर 2021 को हम कर देते हैं। फिर अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस ला लिया था 2021 तक 90% को। फिर तालिबान इस समय तक अफ़गानिस्तान के 85% से ज़्यादा एरिया को कैप्चर कर चुका था। फिर आप देखते हैं 2021 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अपना शासन नियंत्रण कर लिया है। देखिए पाकिस्तान ने क्या काम किया है। पाकिस्तान का कहना है यदि आप हमारे यहाँ पर काम काज कर रहे थे, आपने पैसा कमाया है, तो आप अपने साथ मात्र 50,000 ले जा सकते, उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। तो कुछ लोगों को तो इस चीज़ से समस्या हो सकती है। दूसरे नंबर की घोषणा उसने ये बोला है कि यहाँ पर यदि कोई लड़कियाँ भी पढ़ाई कर रही थी तो उनको भी पाकिस्तान को छोड़ कर के अफ़गानिस्तान जाना पड़ेगा। भाई अब वो लोग यहाँ रहे हैं, उनके लड़के बच्चे रहे हैं, तो उनकी लड़कियाँ भी पढ़ाई कर रही थी। और अफ़गानिस्तान में आज के टाइम में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई काफ़ी मुश्किल हो गई है, तो उनकी जो लिखाई पढ़ाई है उसके ऊपर भी यहाँ पर बुरा असर पड़ने वाला है। इसके अलावा आप देखेंगे अफ़गानिस्तान की जो पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा है वो आज भी कुछ मानवीय क्राइसिस को फेस कर रहा है। इसके साथ ही साथ तालिबान जो अथॉरिटीज़ हैं वो कुछ अरेंजमेंट बना रही है। यदि उनके जो कंपेट्रिएट पाकिस्तान से लौट करके आते हैं, हम वतन लोग पाकिस्तान से लौट करके आते हैं, एस कैरोलाइन ग्लक ऑफ यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी रिपोर्टेड ऑन 17 नवंबर ए डाउंटिंग टास्क। ये काफ़ी कठिन, काफ़ी डाउंटिंग टास्क होने वाला है अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए। यदि वहाँ की जनता अफ़गानिस्तान वापस आती है, उनको सुविधाएं देना काफ़ी कठिन बात हो जाएगी। इसके बाद अफ़गानिस्तान की क्या सोच है और पाकिस्तान क्या सोचता है और अफ़गानिस्तान क्या कर रहा है। दिक्कत यह है कि जब तालिबान का शासन रहा, शुरू में तो काफ़ी सपोर्ट किया पाकिस्तान। उसको ये लगा कि तालिबान जो शासन करेगा वो हम हमारे हिसाब से करवाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। उसको ये लगा कि टीपीपी को बैन कर देगा, वो तहरीक-ए-तालिबान को ख़त्म कर देगा, बैन कर देगा, लेकिन तालिबान ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। यही बात बताई जाती है कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कौन सी बातें बोली थी। अफ़गानी लोगों से पाकिस्तान को क्या खतरा है? तो जो अफ़गान
तालिबान की जो अफ़गानिस्तान के तालिबान की जो अप्रोच रही है टीपीपी को लेकर के, इसी ने पाकिस्तानी ग्रुप में ये चीज़ पैदा कर दिया है, अटैक को तेज़ कर दिया है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। पाकिस्तान लोग क्लेम ये कर रहे हैं कि जो टेररिस्ट एक्ट हैं हमारे देश में वो इंक्रीज़ हो गए हैं 60% जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2267 पाकिस्तानी लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं टीपीपी के अटैक में, इसीलिए बोलते हैं कि टीपीपी को आप बैन करिए। थोड़े से हिस्ट्री की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो म्यूचुअल नेगेटिविटी रहेगा, ठीक है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो नकारात्मक भावना है वो बढ़ते गई थी जब सोवियत सपोर्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पावर में आई थी 1978 में। पाकिस्तान बेस कैंप बन गया था अफ़गान के जिहाद के लिए, विच वाज सपोर्टेड बाय द यूएस, सऊदी अरबिया एंड चाइना। ये लोग सपोर्ट कर रहे थे ताकि रसिया जो बड़ी पावर के रूप में उभर करके आ रहा था उसको रोक सके। फिर रसिया ने क्या काम किया, अपनी सरकार को 1989 में वापस ला लिया एंड मोहम्मद नजीबुल्लाह हट गया 1992 में। यहाँ पर पाकिस्तान ने इंटरवेन किया था अफ़गानिस्तान के अफेयर में ताकि एक प्रो पाकिस्तान मुजाहिदीन सरकार की निर्माण किया जा सके। बाद में बोला जा रहा है कि पाकिस्तान बाद में टर्न हो जाता है तालिबान की तरफ में, विच हैड इमर्ज इन 1994। तालिबान ग्रुप जो कि इमर्ज होकर के आया था उसकी तरफ में पाकिस्तान फिर आगे बढ़ता। उसने तालिबान को काफ़ी सहायता प्रोवाइड किया ताकि वो कंट्रोल को स्थापित कर सके अफ़गानिस्तान में। फिर इसके बाद तालिबान यहाँ से बेदखल हो गया था कंट्री से। 9/11 अटैक के चलते चलते पाकिस्तान ने ये इंश्योर कर लिया कि जो तालिबान इंसर्जेंसी है वो सक्सेसफुल हो गई है। इसके बाद जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो उड़ीसा से आई है। उड़ीसा की सरकार का कहना है पहले हम जो एक नियम कानून लेकर के आए थे उस नियम कानून को हम क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं या फिर उसको हम ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो रिवोक वर्ड आया है उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को रद्द करना, वापस लेना, हटाना, खंडन करना। तो उड़ीसा ने क्या काम कर दिया है, जो कानून लेकर के आई थी जिसके माध्यम से वो ट्रांसफ़र कर रहे थे ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल कमिटीज़ को, इसको उसने वापस ले लिया। एग्जाम्पल के तौर पर ये किसी एसटी व्यक्ति का ज़मीन है, फार्मिंग लैंड है, इसको सरकार कह रही थी एससी वालों को, ओबीसी वालों को, जनरल वालों को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इस चीज़ को उसने मना कर दी है। नवीन पटनायक की गवर्नमेंट ने फ्राइडे के दिन अनाउंसमेंट किया है कि हमने विथड्रॉल कर लिया है उस डिसीजन को जिसके अंतर्गत नाम जिसका हम देख लेते हैं, उड़ीसा शेड्यूल एरिया ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय शेड्यूल ट्राइब रेगुलेशन 1956। इसमें कुछ संशोधन होने वाले थे जिसने अलाउ कर दिया था ट्राइबल लैंड को आप नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, इसको होल्ड करके रखा था 14 नवंबर को आफ्टर फेसिंग फ्लैग फ्रॉम ट्राइबल ग्रुप। इसका ट्राइबल ग्रुप ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। ये जो रेगुलेशन था न केवल मना करता है ट्रांसफ़र ऑफ ट्राइबल लैंड को, इसके साथ ही साथ में जो क्रिमिनल्स होते हैं, एनी फोर्स एलिनेशन इन शेड्यूल एरियाज़, बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो क्रिमिनल लोग हैं